अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में मोहसिन लियाकत। और आज कुछ हौसला अफजा खबरें नहीं है। कल के दिन खबरें अच्छी थी, लेकिन आज के दिन खबरें ये हैं कि इस वक्त बारिश की वजह से मैच को आज कॉल ऑफ किया गया है और पाकिस्तान की जो पोजीशन थी बड़ी मुस्तहकम थी। पाकिस्तान इस तरह लग रहा था कि आज पूरा दिन खेलेगा। जो खसारा था, खसारा तो नहीं कह सकते, जो लीड थी उसको पूरा किया। उसके बाद 12 रन बना लिए। 12 रन की लीड हासिल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और अब्दुल्ला शफीक इस वक्त जो है वो विकेट पे मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की जानिब जा रहे हैं। उनके साथ कप्तान बाबर आजम मौजूद हैं। स्टेट ब्रॉड के दरमियान होती है उस तरह की स्ट्रीक जो है इस वक्त चल रही है। उसी तरह के मामलात चल रहे हैं जयसूर्या और बाबर आजम के। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम ज़्यादा रन बनाएं, तगड़े रन बनाएं और इतने रन ज़रूर बना दें कि उनका जो डिफरेंस है केन विलियमसन के साथ वो पूरा हो और टेस्ट क्रिकेट में भी बाबर आजम जो है वो अपनी हुक्मरानी को बरकरार रखें। इसके अलावा दूसरी जानिब खबरें ये हैं कि मिसबाह उल हक को एडवाइज़र लगा दिया गया है। मिसबाह उल हक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा थे, पिछले 1-1.5 साल से वो सेटअप से बाहर थे। कभी हेड कोच रहे, कभी चीफ सिलेक्टर रहे, उससे पहले पाकिस्तान के कप्तान रहे, फिर टेस्ट टीम को उन्होंने चैंपियन बनवाया, नंबर 1 की पोजीशन पे लेके गए। और उसके बाद बाबर आजम जो है उन्होंने क़यादत संभाली थी सरफराज के बाद। और अब ये खबरें आ रही हैं कि वो एडवाइज़र बना दिए गए। अब देखते हैं कि उनकी एडवाइज़रशिप में पीसीबी कितनी तरक्की करेगा। इसके अलावा आमिर के हवाले से जो खबरें थी, मोहम्मद आमिर आपको पता है कि उनके हवाले से ये खबरें कि 2024 में उनको इंग्लैंड की जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद वो डर्बीशायर को एज ए लोकल प्लेयर ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो तमाम तर खबरें जो है वो गलत साबित हुई। आज जो है उनका एग्रीमेंट हो चुका है डर्बीशायर के साथ एज ए ओवरसीज प्लेयर। ओवरसीज का मतलब यह है कि वो एज ए पाकिस्तानी खेलेंगे, एज ए ओवरसीज जाके डर्बीशायर की नुमाइंदगी करेंगे। और वैसे भी इस हवाले से तो बड़ी तफसीली गपशप होगी, उनका राइट होता है, हम क्यों इस तरह स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सिलेक्टर कौन होना चाहिए, और क्योंकि सिलेक्टर्स का होना बड़ा लाजमी है। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का अभी तक ऐलान नहीं हो सका। हारून रशीद फारिग हो चुके हैं, उनके मेंबरान कौन होंगे, क्योंकि अब अगले 10-15 दिन में हमने एशिया कप के लिए तैयारी करनी है, स्क्वाड को अनाउंस करना है। और उसके बाद स्क्वाड को अनाउंस करने के बाद उनकी प्रिपरेशन भी होनी है, कैंप्स भी लगने हैं, बच्चों को तैयारी भी करनी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद ज़ियारफ, और कुछ ही देर में एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। जब तक जवाद के साथ गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाते। जवाद, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया पाकिस्तान ने, और सो फॉर जो श्रीलंका का टेस्ट मैच है, अनफॉर्चुनेट आज बारिश हो गई, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की गिरफ्त में नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल का दिन जब स्टार्ट हुआ और श्रीलंका ने बैटिंग करनी शुरू की तो विकेट जो है वो को बहुत ज़्यादा डीमंस नहीं थे विकेट के अंदर। ऐसा लग रहा था कि विकेट जो है वो अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करेंगे तो प्रॉब्ली आपको थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन कुछ कोई खासे डीमंस नहीं थे विकेट के अंदर। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान केम आउट और जिस तरह उन्होंने आकर अटैक किया, मेरे ख्याल में वो श्रीलंका को भी सरप्राइज से, इट टुक श्रीलंका बाय सरप्राइज एज वेल। और जिस तरह की किस किस्म की हमारी बॉलिंग की, और स्पेशली मेरे ख्याल में मेंशन करना चाहिए हमें एक चीज़ जो कि हमारी फील्डिंग है ना, मतलब माशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ के दौरान वी हैव फील्डेड द बेस्ट आई हैव एवर सीन पाकिस्तान टीम फील्ड इन अ टेस्ट मैच। आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड इन सेइंग दिस कि पाकिस्तान टीम ने कभी टेस्ट मैचेस में इससे अच्छी फील्डिंग नहीं की है। आपने देखा कल का पहला विकेट हमें मिला भी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उनके ओपनर्स जो है वो थोड़ा सा सेटल इन हो रहे थे, और शान मसूद ने वो रन आउट किया, और फ्रॉम उसके बाद वहाँ से ना चीज़ें रुकी नहीं। तो इट वॉज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव डे फॉर पाकिस्तान। स्पेशल मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पे नसीम शाह को। बहुत ही एक्सेलेंट स्पेल किया उन्होंने। पहले कुछ 2-4 ओवर्स में उनको कुछ खास हेल्प मिली नहीं, लेकिन उसके बाद जब 5वें ओवर के ऑनवर्ड्स ही बोल्ड एन एक्सट्रीमली बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्पेल किया। स्पेशली जो बॉल उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को किया, मेरे ख्याल में आप ये कह सकते हैं कि वो टेस्ट मैच का, वो सीरीज़ का बॉल था एक्चुअली। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद मेरे ख्याल में एक चीज़ हम यहाँ पे मिस करते जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि श्रीलंका भी वो जो पाकिस्तान को हम पिछले काफ़ी दिनों से, हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि पाक बॉल चल रहा है, बाबर बॉल चल रहा है, और इस तरह की चीज़ें हम सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में श्रीलंका ने कुछ हद तक पाकिस्तान को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, वही करने की कोशिश की जो पाकिस्तान कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली वो बैकफायर किया मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारी शॉट श्रीलंका ने ऐसी भी खेली जो कि अनकॉल्ड फॉर थी। सबसे पहले कुशाल मेंडिस की शॉट 1 डाउन पे जिनको शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया, दैट वाज एक्चुअली अ नथिंग शॉट। अपिच ड्राइव खेलना चाह रहे थे, एग्रेसिव होना चाह रहे थे, कॉट पॉइंट पे कैच हो गया। हालांकि वो
बहुत ही वेवर्ड बॉल था ऑफ स्टंप के बाहर, कोई जरूरत नहीं इसको खेलने की। टेस्ट मैचेस में यू डोंट एक्चुअली प्ले दीज बॉल्स, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में वो एग्रेसिव इंटेंट दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने वो शॉट खेला और आउट हो गए। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में दूसरी 50 है, पहले एक सेंचुरी भी कर चुके हैं, 3 इनिंग्स में 2 50 और 1 100 लगा चुके हैं। जिस तरह वो आउट हुए, दैट इज अनदर साइन कि वो एग्रेसिव इंटेंट से खेलना चाह रहे थे और वो कुछ हद तक मेरे ख्याल में श्रीलंका को बैकफायर किया। अब आ जाते हैं मेरे ख्याल में मैच के ऊपर कि हम कहाँ से पाकिस्तान ने एक्चुअली ये मैच जो है अपने गिरफ्त में लिया। पाकिस्तान ने कभी भी एक जो है वो अपनी ग्रिप जो है ना मैच के ऊपर छोड़ी नहीं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, वहीं पे टैंडम में आपने इब्रार को लगा दिया। एक तरफ से गुड पेस बॉलिंग चल रही थी, एक तरफ से अच्छी स्पिन बॉलिंग चल रही थी, और दोनों बॉलर्स ने ना उनको स्क्वीज करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना आपको विकेट्स पे विकेट्स मिलते जाए। एक चीज़ जो बहुत मेंशन करने वाली है और आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस इज के बाबर आजम एज अ कैप्टन इज एक्चुअली मैच्योरिंग लाइक एनीथिंग। जब हम बाबर को तनकीद करते हैं, अगर कोई चीज़ गलत जाती है तो मेरे ख्याल में हम क्रेडिट भी फिर बाबर को ही देना चाहिए जब चीज़ें ठीक हो रही हो। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपने दिनेश चंदीमल की विकेट अगर आप देखें, शॉर्ट मिड विकेट पे एक फील्डर लगा हुआ है और एक फील्डर बिल्कुल शॉर्ट मिड विकेट एग्जैक्टली पीछे खड़ा हुआ है, जो कि 15-20 कदम की डिफरेंस से पीछे खड़ा हुआ था। और नसीम ने शॉर्ट बॉल की, चंदीमल ने हुक किया और एग्जैक्टली उस पीछे वाले फील्डर के सीधे बॉल हाथ में की। यू डोंट एक्चुअली सी दिस कि 2 फील्डर्स आगे पीछे खड़े हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे की लाइन के अंदर। दैट वाज ब्यूटीफुली सेट अप। बाबर जो है आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट वाज ब्यूटीफुली सेट अप बाय बाबर एंड नसीम एंड द कोचिंग स्टाफ। मेरे ख्याल में बाबर को क्रेडिट देना चाहिए फॉर द वे ही केम ऑन टू द फील्ड। ठीक हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमने आपको बताया था कि मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। शोएब भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मुस्तहकम पोजीशन है श्रीलंका के खिलाफ, ये आज का दिन तो चले जाया हो गया, लेकिन काफी स्ट्रांग लग रहा है पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ। थैंक यू फॉर द शो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ इतने स्ट्रांग है, बल्कि मुझे तो पाकिस्तान की इनिंग्स की फतह जो है वो नजर आ रही है। तो एडवांस में मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तान को भी, आपको भी, और कप्तान बाबर आजम को भी, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने कदरे बेहतर खेल पेश किया। ऑल्दो कि श्रीलंका की टीम जो है वो टूट-फूट का शिकार है, वो माजूद वाली टीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसी टीम ने न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाला था। ये कंटेंडर थी कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल जो है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती थी, लेकिन नहीं खेल सकी। अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको उनके होम सॉइल पे आउट क्लास किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल मेरे भाई सही कह रहे थे कि जब हम चीजें बुरी हो रही होती हैं तनकीद करते हैं, तो जब चीजें अच्छी हो रही हैं तो हमें खुल के तारीफ करनी चाहिए। और मैं इसका बरमला इतराफ करूंगा कि पाकिस्तान टीम 1 यूनिट होकर खेली, चाहे बॉलिंग यूनिट हो चाहे बैटिंग यूनिट हो, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अब पाकिस्तान ये सीरीज हार नहीं सकता। अलबत्ता ये मैच जो है वो इनिंग्स की फतह से जीत के सीरीज जो है वो उसमें क्लीन स्वीप कर सकता है। अच्छा शोएब भाई, कहीं ना कहीं पे हम तनकीद भी करते होते हैं और बरमला इसका इजहार हम ट्विटर हैंडल पे भी देखते हैं। आप अक्सर प्रोग्राम में भी जाके ऐसी बातें करते हैं, अपने प्रोग्राम में भी हम भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन अब देखें ना कि पॉजिटिव जब तनकीद की जाती है तो उसके रिजल्ट्स भी निकलते हैं। फाइनली हमारी जो तनकीद थी उसके रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं। बिल्कुल सारा क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए। नहीं। अच्छा खेल उन्होंने पेश किया। हमारा और आपका काम यही है, हमारा और आपका काम ये है कि जो खराबियां हो उनकी निशानदही करें और जो अच्छा हो उसकी तारीफ करें। हमारा किसी से कोई जो है वो जाती पॉइंट स्कोरिंग हमने नहीं करनी होती। जब तनकीद होती है तो हम खुल के तनकीद करते हैं, और तनकीद तभी होती है जब खेल जो है वो अच्छा ना हो रहा हो। कोई भी पागल नहीं है कि टीम अच्छा खेल रही हो तो उस पर तनकीद करने लग जाए। अब जब तारीफ करने का वक्त है तो हमें बिल्कुल कंजूसी से वक्त जो है काम नहीं लेना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने जो ग्रे एरिया जो है वो पॉइंट आउट किए। अच्छी बात है कि मैनेजमेंट हो, टीम हो, खिलाड़ी हो, कप्तान हो, उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया, बजाय इसके उसको जो है वो अना का मसला बना लेते हैं। उस पर उन्होंने काम किया और अब नताइज जो है वो पाकिस्तान के सामने है। मेरी दुआ पाकिस्तान टीम के साथ है कि ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पाकिस्तान आने वाले जो इवेंट 2 बड़े आ रहे हैं उसमें भी कामयाबी समेटे। ठीक जवाद, ये बताइएगा कि जो आपने बात की थी श्रीलंका की, कि श्रीलंका के पास जो है वो उन्होंने भी पाकिस्तान के अप्रोच को आजमाने की कोशिश की, जो बॉबी बॉल आजकल कहा जा रहा है इसको। क्या आप समझते हैं कि श्रीलंका में इस टीम में स्पेशली इस हद तक कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इस तरह की अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल सकती है? देखिए कैपेबिलिटी वाइज तो मेरे ख्याल में ज़रूर बिल्कुल मौजूद है। उनका कैप्टन जिस तरह है और कोरोना रत्ने हो गए, फिर उनके जो कुशाल मेंडिस हो गए, फिर एंजेलो मैथ्यूज हो गए, दिनेश चंदीमल हो गए, धनंजय डिसिल्वा को मैंने ऑलरेडी देख लिया। कैपेबिलिटी ज़रूर है।
मेरे ख्याल में देखिए बैस बॉल जिसको बेसिकली हम पाक बॉल कह रहे हैं या बाबर बॉल कह रहे हैं, वो बेसिकली बैस बॉल क्रिकेट है। बैस बॉल क्रिकेट जो है वो उसमें वो इट्स अ फ्लिप। वो फ्लिप इस तरह है कि वो कभी कभी बैकफायर भी कर जाती है। ऐसा नहीं होगा कि वो आप उस तरह की क्रिकेट आप खेलेंगे और आप हमेशा सक्सेसफुल ही होंगे, वो कभी कभी बैकफायर भी करेगी, लेकिन जिस दिन वो चलेगी क्रिकेट उस दिन वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मेरे ख्याल में मेरी पर्सनल फीलिंग यही है कि श्रीलंका ने कल वो क्रिकेट ट्राई की और वो अनफॉर्चुनेटली बैकफायर कर गई। आगे आने वाले टाइम्स में अगर श्रीलंका इस तरह की क्रिकेट खेलेगा तो आई एम श्योर दे विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि उनके पास ऐसे लड़के हैं जो कि 5, 5.5, 6 रन की एवरेज से यकीनन खेल सकते हैं टेस्ट मैच। अच्छा शोएब भाई, श्रीलंका ने कल बहुत ज्यादा बुरा खेला या फिर हमारी परफॉर्मेंस भी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी? क्योंकि एक टेस्ट मैच में 2 रन आउट, उसके बाद बड़े शेकी नजर आ रहे थे श्रीलंका के जो बैट्समैन थे। देखिए, टीमें तभी बुरा खेलती हैं जब अपोनेंट अच्छा खेल रहा हो, जब अपोनेंट इनको प्रेशर में लेकर जाए। तो मैंने कहा कि हमें खुल के इसकी तारीफ करनी चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने 1 यूनिट होकर खेला, तो पाकिस्तान टीम ने जो है वो अपनी ऑलमोस्ट, मेरे नजदीक तो ये कामयाबी पाकिस्तान की झोली में आ चुकी है। बारिश ने थोड़ा सा इसको दूर जरूर कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है जब मैच का खेल रिस्टोर होगा तो पाकिस्तान एक बड़ी बारी लेके उनको इनिंग्स की डिफीट से 2-4 कर देगा। श्रीलंका प्रेशर में है, पाकिस्तान के प्रेशर में है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी थी, तब भी जो है वो उसके बाद बहुत सारी बातें उठी, तो उनके ऊपर वो भी एक प्रेशर था कि उन्होंने उन बातों को गलत साबित करना था। फिर पाकिस्तान जिस तरीके से खेलता हुआ आ रहा है, उसके बाद एक बड़ा हरीफ को पाकिस्तान समझा जाता है। किसी मौके पर पाकिस्तान को कोई भी टीम जो है वो, चाहे इस टाइम जो टेस्ट नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है, वो भी पाकिस्तान को हल्का नहीं लेती। फिर ये तो श्रीलंका की टीम थी, और फिर ये कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान को भी उतनी ही सूट करती है जितनी श्रीलंका को सूट करती है। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के खिलाफ पास जो पेस अटैक है वो मेरे ख्याल से बेदांत का शेर है, उनके पास दांत नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान को किसी किस्म का खौफ नहीं था। हंसते खेलते पाकिस्तान ने पहला जो है वो टेस्ट दिया, ऑल्दो के थोड़ा सा आखिर में आगे जो है वो सेंचुरी जरूर पहली थी, लेकिन मुझे यकीन था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। और अब भी जो हालात नजर आ रहे हैं, ये मैच जो है पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगा। अच्छा शोएब भाई, आपके प्रोग्राम से आने से पहले शायद आपने ये सुना भी हो, जवाद ने तारीफ की है बाबर आजम की। हमने खुद भी देखा कि बड़ी अच्छी जो है उन्होंने फील्डिंग प्लेसमेंट की, फील्डर्स ने उनका साथ दिया, और फाइनली जो वो ग्रोथ की हम बात करते होते थे, बाबर आजम की कैप्टनसी में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी नजर आती थी, वो इस सीरीज में काफी एरियाज में हमें कम होती हुई नजर आई है। यही अच्छी बात है को, या हम जो ग्रे एरियाज दिखाते थे उसको पर्सनल नहीं लिया गया, उसको अना का मसला नहीं बनाया गया, जिद पे नहीं आया गया, बल्कि उसके ग्रे एरियाज को दूर करने के लिए मेहनत की गई, और उस मेहनत की एग्जीक्यूशन जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने वो जो मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट की बात है, अभी तक के ये दोनों टेस्ट में पाकिस्तान ने वो उस अप्रोच के साथ गया है, और उसी अप्रोच की वजह से पाकिस्तान जो है वो अपोनेंट पे जो है वो हावी पड़ गया है। श्रीलंका के पास वो अप्रोच नहीं थी जिसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनकी 11 जो है, मैं समझता हूँ वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। तो पाकिस्तान ने इस एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाया और उनको बिल्डोज करने के करीब पहुंच गया। जवाद, न्यू कोचिंग स्टाफ भी है, और न्यू कोचिंग स्टाफ में आपको पता है मिकी ऑथर भी है जो कि ऑनलाइन मशवरे भी देते हैं, उसके बाद बैटिंग कोच भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, मोनी मोकल ने भी ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं पे एक कोचिंग स्टाफ का भी को भी क्रेडिट देना होगा। बड़ी ज़बरदस्त जो अप्रोच है पाकिस्तान की। यकीनन जी, बिल्कुल। मैं जब भी इस तरह के चेंजेस आते हैं टीम के अंदर, या इस तरह की आपको प्रोफेशनलिज्म नज़र आती है गेम के अंदर, तो जाहिर है आपको एज अ कलेक्टिव आप लोगों को क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात की है कि पाकिस्तान की टीम को इस वक्त जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जाहिर है वो किसी इंडिविजुअल की ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है। दैट इज़ द कलेक्टिविज्म है, वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो सारे के सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, आपकी कोचिंग स्टाफ इन्वॉल्व है, आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के डिसीजन जब लिए जाते हैं, मतलब जिस तरह की एग्रेसिव इंटेंट्स हम खेल रहे हैं, कल एक टाइम ऐसा आ रहा था कि 14 ओवरों में पाकिस्तान के 96 रन पे एक आउट थे, तो वी वर लुकिंग एट 6.8 का रन रेट, हमारा रन रेट चल रहा था एक टाइम पे। तो ये अप्रोच किसी इंडिविजुअल की नहीं हो सकती, ये एक कलेक्टिव अप्रोच है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये ना सिर्फ प्लेयर से नहीं आ रही है, ये आपकी मैनेजमेंट से भी, आपकी कोचिंग से भी आ रही है, तो क्रेडिट ज़रूर उनको देंगे। और आपने चेंजेस जिस तरह टीम के अंदर देखे हैं, उसमें मैं आपको सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा मेंशन करता चलूँ कि व्हाटएवर पाकिस्तान इज़ डूइंग विद देयर फील्डिंग,
मेरे ख्याल में वो एक्सेप्शनल है। पिछले मैच में भी जो हमने कैचेस लिए, जो हमने फील्डिंग की, वो एक्सेप्शनल थी। इस मैच में अगेन वी गॉट 2 रन आउट्स एंड अब्दुल्ला शफीक ने एक और बहुत अच्छा कैच किया। तो मेरे ख्याल में एक फीलिंग है लड़कों में, एक हंगर है जीतने की, एंड विच इज़ वेरी वेरी डिलाइटफुल टू सी। शोएब भाई, पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं, स्पेशली पेसर्स के हवाले से मुझे बताइएगा। वैसे तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हमारे टैंक को लीड करते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज को देख के लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं नसीम शाह जो है हमारे उस पूरे पैक को लीड करते हुए नजर आ रहे। पूरा क्या 2 ही पेसर्स हम गए हैं, पहले टेस्ट में भी, दूसरे टेस्ट मैच में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, एक किस्म के हम अगर उनको डेड ट्रैक कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा मदद जो है वो ना स्पिनर्स को मिल रही थी ना पेसर्स को मिल रही थी। उसके बावजूद पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं उन्होंने अपनी क्लास साबित की और उन्होंने बताया कि अपोनेंट जैसा भी हो वो और ट्रैक जैसा भी हो उसको रोंदना जानते हैं। तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान ने अपनी मिस्टेक से सीखा है। हमारे पेसर्स को पता था कि हमें किस तरीके से अपोनेंट को काबू करना है और उन्होंने उसी स्ट्रैटेजी पे जब काम किया तो फिर जो है वो बड़ी आसानी से श्रीलंका को, अभी तक जो 3 बारियां श्रीलंका ने ली हैं, पहले टेस्ट की 2 और इस टेस्ट की 1, उसमें हमेशा जो है वो दबाव का शिकार रखा। एक मौके पे ऐसा जरूर था कि उनकी टीम जो है वो संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छी फील्ड प्लेसमेंट, अच्छी स्ट्रैटेजी और वो जो अकॉर्डिंग टू प्लान जब इन्होंने एग्जीक्यूशन की तो उसके बाद पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई। जवाद, क्या समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, जिसका मैं सवाल किया शोएब भाई से कि उस तरह की अभी तक वो जो पेस है वो लौट नहीं पाई शाहीन शाह अफरीदी की, इसकी क्या वजह है, कितना वक्त दरकार है और ये क्या जल्द ही लौट आएगी अगर ये टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे तो? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एज ए कलेक्टिवली थोड़ा सा वरिंग साइन ज़रूर है। मैं पहले मैं तो क्रेडिट वहाँ पे दूंगा जहाँ उनका बनता है। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में पहले दिन आई बिलीव शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह एक्चुअली वॉन यू द मैच ऑन डे 1। वो जो शुरू का उन्होंने स्पेल किया था उससे आप मैच जीते। लेकिन जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की पेस की बात कर है तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। आफ्टर द इंजरी हिज पेस इज़ नॉट बिन बैक और विच इज़ वेरी 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 वरिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अ प्लेयर व्हाट इन इज अर्ली 20s में है, अगर वो उसका पेस इस तरीके से गिर जाएगा और तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वरिंग साइन है, क्योंकि ये वो एज होती है कि जब आपका पेस एक्चुअली बढ़ता होता है। जब आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी रिस्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो रही है, आपकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही है, तो इस टाइम के अंदर आपका पेस बढ़ना चाहिए, ना कि आपका पेस गिरना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा वरिंग है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। तो मुझे पर्सनल मेरी फीलिंग ये है कि प्रॉबली वो इंजरी से वो रिकवर तो हुए, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ लुकिंग फिट, लेकिन शायद इंटरनली वो अभी उस लेवल की फिटनेस उनकी नहीं है जहाँ पे वो अपना पेस पे वापस जा सकें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आपका एशिया कप ऑन द ब्रिंक्स है, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप फॉरन ऑन द ब्रिंक्स है, तो ये एशिया कप और वर्ल्ड कप के दौरान तो हो नहीं पाएगा। तो प्रॉबेबली आफ्टर द वर्ल्ड कप दे शुड एक्चुअली वर्क ऑन दिस, लेकिन पाकिस्तान के लिए वॉरिंग साइन जरूर है ये। अच्छा शोएब भाई, मैंने पिछले दिनों एक पाकिस्तान के साबिक कोच हैं उनसे भी बात की और वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ 1-2 सीरीज में पाकिस्तान के कोच भी रहे। उनको मैंने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि इनकी पेस किस तरह दुरुस्त हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैंने 1-2 दफ़ा शाहीन को प्रैक्टिस के लिए बोला भी और उसने कहा जी मेरी एक ही टाइम में प्रैक्टिस होती है, मैं शाम में प्रैक्टिस करता हूँ। वो कहते हैं यार कि शाहीन जो है ना शायद ये समझना स्टार्ट हो चुके हैं कि मैं कंप्लीट हो चुका हूँ और शायद इस वजह से भी जो है ना वो वर्कआउट नहीं कर रहे या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे, वो बैक पे जा रहे। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़ा लंबा चौड़ा आपका भी एक्सपीरियंस है, अगर ये पेस उन्होंने दुरुस्त करनी है, कुछ वेराइटीज न्यू इंक्लूड करनी है, तो क्या कुछ करना होगा? मैं ये समझता हूँ कि शाहीन ग्रेजुअली इंप्रूव करते जा रहे हैं। अगर अभी देखें आप, T20 ब्लास्ट जो है वो खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी शुरू के मैचेस में इतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन आखिरी के गेम्स में देखिए उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया और फिर उसी मोमेंटम को यहाँ पे भी कैरी कर रहे हैं। तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हमारा एक बॉलर है, मेन बॉलर है, उसके ऊपर पाकिस्तान की टीम जो है वो बॉलिंग अटैक डिपेंड करता है। वो एक इंजरी से दो चार होने के बाद जिस तरीके से सर्वाइव कर रहा है उसमें जो है, और उसके बाद सर्वाइव के बाद अब जो है वो रिदम पकड़ रहा है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये तमाम बातें गॉसिप जो है वो इधर उधर से निकलती रहती हैं, लेकिन अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट ओरिएंटेड बॉलिंग जो है फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। ठीक है जवाद, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि ये जो अप्रोच है ये क्योंकि इसके बाद हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करें, शोएब भी हमारे साथ मौजूद है कि जो अप्रोच है ये हमें श्रीलंका के खिलाफ तो नजर आई, लेकिन इसके बाद एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, फिर स्ट्रेट अवे हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है और पिछले कई सालों से दहाइयां हो चुकी हैं हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हरा नहीं सके।
तो ये अप्रोच वहां पे भी हमें काम आएगी या फिर वहां पे जाके हमने वही करना है जो पिछले अरसे से करते आ रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में इन डेड पिचेस के ऊपर या इन स्पिनिंग ट्रैक्स, डेड पिचेस तो नहीं कहना चाहिए, इन स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर अगर आपकी अप्रोच है और ये इंटेंट आपको अपना इतना पॉजिटिवली आपको रिस्पांस दे रही है, आई एम श्योर कि ऑस्ट्रेलिया की तेज़ विकेटों भी आपको और भी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगी। आई अंडरस्टैंड वहाँ पे थोड़ा पेस बाउंस ज़्यादा होगा आपको, हमारे बैट्समैन जनरली जो है ना वो बाउंसर्स पे थोड़ा स्ट्रगल करते रहे हमेशा, और हिस्ट्री हमारी रही है कि हम बाउंसर्स पे थोड़ा स्ट्रगल करते रहे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात आप कर रहे हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाके सिर्फ और सिर्फ अपना बाउंसर संभाल पाए तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच आपको विल टेक यू वेरी फार। एंड इंशाल्लाह अगर हम सीरीज, मेरा व्यू ये है कि अगर हम सीरीज नहीं भी जीते ऑस्ट्रेलिया वाली, एटलीस्ट विल विन अ मैच और 2 ओवर देयर, क्योंकि हमारी ये अप्रोच बहुत अच्छी है और ये अप्रोच उन पिचेस पे जिस पे बॉल अच्छा आएगा बल्ले पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक, बहुत यहाँ पर अच्छी बात की आपने, और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। जवाज आरिफ और जट हमारे साथ मौजूद हैं, विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू शो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से, जिनका डर्बीशायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और बहुत सारी अफवाहें चल रही थी मार्केट में मोहम्मद आमिर के हवाले से। आज वो दम तोड़ गई है। इसके अलावा मिसबाह-उल हक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्ट्रेट अवे में शोएब भाई आपकी तरफ आऊंगा। जट साहब ये बताइएगा कि मोहम्मद आमिर के हवाले से एक इस तरह की खबरें चल रही थी कि आमिर जो है वो शायद 2024 में इंग्लैंड के वो बन जाएंगे, उनको नेशनलिटी मिल जाएगी, फिर उसके बाद वो डर्बीशायर के लोकल प्लेयर के तौर पे खेलेंगे। लेकिन आज ये जो खबर आई है, इसने तमाम तर अफवाहों का जो बाजार है वो बंद कर दिया। बिल्कुल, ईद को मैंने किया था मोहम्मद आमिर के साथ, और मेरे इंटरव्यू में ही जब मैंने उनसे सवाल किया था कि आपकी क्योंकि मिसेज जो है वो ब्रिटिश हैं और अब आपको वहाँ पे नेशनलिटी मिलने वाली है, तो क्या फ्यूचर में आप इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे या आईपीएल में बतौर इंग्लिश जो है वो आप वहाँ जाके आई मीन बतौर ब्रिटिश जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे माजी में अजहर महमूद करते रहे, यासिर अराफात करते रहे। तो उससे उन्होंने कहा था कि ये कहना अभी कबल वक्त है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं इंग्लैंड के लिए नहीं खेलूंगा। तो वो बात उनकी सही साबित हुई कि इंग्लैंड के लिए वो नहीं खेल रहे, लेकिन इंग्लैंड में क्रिकेट खेलेंगे, इसका मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया। और वहाँ पे जब डर्बीशायर में खेलेंगे तो वो ओवरसीज प्लेयर की हैसियत से नहीं खेलेंगे, बल्कि लोकल प्लेयर की हैसियत से खेलेंगे। ठीक, अच्छा जवाब ये बताइएगा कि ये जो नेशनलिटी मिलनी और डर्बीशायर की तरफ से खेलना, दिस दैट, ये हाइप जो है हम देखते हैं कि सिर्फ आमिर के हवाले से ही बनाई जाती है। अब ये उनका राइट है, वो जहाँ पे भी खेलना चाहते, नहीं खेलना चाहते। अगर आपने पाकिस्तान में उनको नहीं खिलाना तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने खेलना है। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। ये मोहम्मद आमिर के लिए ये उनका बिल्कुल उनका राइट है। ही इज़ ए प्रोफेशनल क्रिकेटर है। वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट करता है या किसी कंट्री में किसी भी लीग में जा रहा है या किसी भी कंट्री में जाके खेलना चाहता है, दिस इज़ एब्सोल्युटली हिज राइट। वी विश हिम ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और मेरे ख्याल में जो लोग असल में न्यूज़ तभी बनती है जब कोई इस तरह का कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि आमिर रहे हैं इन एंड आउट कंट्रोवर्सी में, तो जब वो कोई भी उनके बारे में बात करेगा तो जाहिर है किसी ना किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट होगी। तो लोग इस वजह से इस चीज़ को हाइप करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही रूटीन चीज़ है। पाकिस्तान से हज़ारों प्लेयर्स जो हैं वो ओवर द ईयर्स की बात कर रहा हूँ, हज़ारों प्लेयर्स या सैकड़ों प्लेयर्स जो है वो ओवर द ईयर्स इंग्लैंड में जाके काउंटी खेलते रहे। व्हाट इज सो न्यू अबाउट दिस कि आप आमिर की उस साइन करने को बहुत ज़्यादा हाइप अप कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में पॉइंट सिर्फ वही है कि वो जो आप पहले जिक्र कर रहे थे कि अगले साल उनको मिल जाएगा जो उनकी वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी और उसके बाद वो लोकल प्लेयर की तरफ खेलेंगे, तो लोग ज़रा उसको कनेक्ट कर रहे थे इस चीज़ से कि हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो जो है वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करें, जिस पे मेरे ख्याल में शोएब भाई ने बता दिया कि उन्होंने आमिर से डायरेक्टली बात की और आमिर ने उनको कहा कि इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में सारी कियास राइयाँ बंद हो जानी चाहिए और आमिर के लिए वी विश हिम ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप ही डज वेरी वेल। ये क्यों होता है कि आमिर, जिस तरह जवाब आपने बात की है ना कि आमिर के हवाले से जब भी कोई बात होती है, 2-3 प्लेयर और भी हैं, एक कंट्रोवर्सी सी बन जाती है, एक जो है ना सोशल मीडिया में तूफान खड़ा हो जाता है। बाकी प्लेयर्स जो भी कह लें तो उनके जो है ना वो पीआर कंपनीज, उनके जो बहुत सारे चाहने वाले होते हैं वो आके उनको डिफेंड करते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ उन मजलूमों में है कि बस एकदम कोई खबर आई तो उसके बाद जो है ना ठाटा स्टार्ट हो गया। देखिए हॉट टॉपिक्स कंसिडर किए जाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं टीम्स के अंदर, वर्ल्ड क्रिकेट में भी ऐसे हैं और भी प्रोफेशंस में ऐसे होते हैं कि जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, वो एक कदम लेफ्ट को रखेंगे तो लोग समझेंगे कि यार वो इन्होंने ये राइट जाना था, लेफ्ट क्यों कदम रख लिया, लेट्स मेक अ न्यूज़ ऑन दिस। इसी तरह कुछ वो राइट पे रखेंगे तो लेफ्ट जाना था। तो ये बेसिकली कुछ लोग ऐसे हॉट टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर लोगों ने अपने एक्चुअली करियर्स बनाए हुए हैं और उनको क्रिटिसाइज करते हैं या फॉर दैट मैटर उनको फॉलो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर लोगों के करियर्स बने हुए हैं। लेकिन टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर कोई न्यूज़ मेरे ख्याल में नहीं थी और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग इस तरह लोगों को टारगेट करते हैं। मैंने आपको अपना व्यू आर्मी के ऊपर पहले दिया हुआ है।
लेकिन मेरे ख्याल में अभी हम जो बात चल रही है हम उस पर अगर हम अपना फोकस रखेंगे, और वो यही बात है कि आमिर को वो जा रहा है खेलने के लिए, बेस्ट ऑफ लक टू हिम, आई होप ही डज वेल, और उनको सिटीजनशिप मिलती है, वो खेलते हैं, आई होप ही डज सो वेल कि वो पाकिस्तान टीम में कम बैक कर पाए। लेकिन फॉर नाउ अभी जो वो करने जा रहे हैं, वी विश हिम बेस्ट। अच्छा शोएब भाई, अगर आमिर को लेट सपोज नेशनल वहाँ पे नेशनल टीम मिल जाती है और वहाँ के वो नेशनल हो जाते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए। वो हर किस्म का फैसला करने में आज़ाद हैं। वो अगर इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं वो खेल सकते हैं, वो डर्बीशायर की तरफ से खेलते हैं वो खेल सकते हैं, वो आईपीएल की तरफ से खेलते हैं वो खेल सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका राइट है। देखिए, माजी में बहुत सारी मिसालें हैं जो पाकिस्तानी जो है वो ब्रिटिश उन्होंने नेशनलिटी हासिल की या पासपोर्ट हासिल किया तो उन्होंने वहाँ पे नुमाइंदगी की। ऑल्दो मैं उनकी इंग्लैंड की टीम की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने भी आपको पहले नाम दिया था यासिर अराफात वहाँ पे खेलते रहे लोकल प्लेयर की हैसियत से। अजहर महमूद पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं, वो भी वहाँ पे लोकल प्लेयर की हैसियत से खेलते रहे। और भी कई मिसालें ऐसी हैं जो हमारे प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके लोकल प्लेयर की हैसियत से खेलते रहे हैं। अभी बहुत सारे आपके प्लेयर्स जो है वो इस टाइम यूएस में है, और जब जैसे यूएस की टीम जो है वो ऑफिशियल क्रिकेट में आगे बढ़ेगी तो आपको नजर आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की टेस्ट कैप हासिल की है, वो वहाँ पे उनकी बाकायदा कंट्री की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कीवन पीटरसन का केस है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दो ममालिक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एबी डिविलियर्स भी उन्हीं में शामिल है। तो ये कोई बात नहीं है, ये हमारे यहाँ इशू बनाया जाता है। अगर एक खिलाड़ी समझता है कि उसको अब जो है वो दूसरे ममालिक की डोमेस्टिक खेलनी है या दूसरे ममालिक की तरफ से खेलना है और उसके बाद अपॉर्चुनिटी है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें हमें इसको इतना ज्यादा तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। मोहम्मद आमिर जब तक पाकिस्तान के लिए खेलते रहे सबके सामने, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कैटेगोरिकल जो है वो कर दिया कि वो इंग्लैंड की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से खेलें। और अब वहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट हो, काउंटी क्रिकेट हो या आईपीएल हो या बीपीएल हो या बिग बैश हो, वहाँ पे हो सकता है कि वो ब्रिटिश प्लेयर की हैसियत से चले जाएं। एक अच्छा जवाब, इससे पहले कि हम मिसबाह उल हक वाले टॉपिक की तरफ चलें, ये थोड़ा सा इसकी हौसला शिकनी भी करनी चाहिए। हम चाहते क्या है कि मतलब वो अगर लेट्स सपोज पिछले 3-4 साल से सर्किट से बाहर हैं, बीइंग ए नेशन, हम मतलब कि उनको बहुत सारे लोग मिस भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं वो टीम में ना हो, लेकिन मतलब कि ये तो मतलब अजीब सी चीज़ है कि वो पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं खेल रहे और फिर जब अगर वो इस तरह का फैसला करे तो हम पे उनको तनकीद का निशाना बनाएं। अब बार बार मैं एक ही बात बार बार कर रहा हूँ कि ये उसका राइट है, दिस इज़ एब्सोल्युटली हिज राइट। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि मोहम्मद आमिर की उनको ज़रूरत नहीं है या वो ही इज़ नो लॉन्गर, हिज सर्विसेज आर नो लॉन्गर नीडेड, तो वो अगर इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पे वो नेशनल बन जाते हैं, तो वो क्रिकेट अगर फॉर दैट मैटर, वैसे तो शोएब भाई बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो अगर खेलते भी हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एतराज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस बात के ऊपर। ही इज कोटेड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में थे, क्रिकेट खेली भी। एक और बहुत प्राइम एग्जाम्पल इस वक्त जो चल रही है करंटली, और वो इंग्लैंड में ही खेल रहे हैं, उनका नाम है जोफ्रा आर्चर। ही इज एक्चुअली प्लेड फॉर वेस्ट इंडीज एंड नाउ देन ही इज गॉन ऑन टू प्ले फॉर इंग्लैंड नाउ। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि हमें उनकी जरूरत नहीं है और ही वांट्स टू गो टू इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड समझता है कि उनको खिलाना चाहिए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। ही इज अ प्रोफेशनल प्लेयर है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उनको खेलना है तो वो खेल सकते हैं। अगर तो वो इंग्लैंड क्रिकेट को उनकी जरूरत है, उनको जरूर खेलना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। ठीक, अच्छा शोएब भाई, एक और आजकल आज ही की खबर है, मिसबाह उल हक को एडवाइजर लगाया गया है, और इनकी एडवाइजरशिप को आप किस तरह देखते हैं और क्या कुछ नया करेंगे मिसबाह उल हक? देखिए, अभी कहना कबल वक्त होगा। अभी हम इस बात पे तनकीद शुरू कर दें कि मिसबाह उल हक पे जब वो खेलते थे तो उन्हें टुक टुक कहा जाता था, या जब वो हेड कोच थे तो क्या नताइज थे, या चीफ सिलेक्टर थे क्या नताइज थे, ये कहना कबल वक्त होगा। एक नई जॉब है, एक नई जो है वो हिकमत अमली के साथ मैदान में आएंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास। आपको ये बात समझनी होगी, मिसबाह उल हक ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट की जरूरियात को समझते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट की जो है वो तमाम चीजों को समझते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये एक बुरा फैसला है। रिसेंट पास में जितने भी क्रिकेटर्स ने क्रिकेट छोड़ी है, उनको बिल्कुल हमें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको कैनवस में लेकर आए, उनके साथ जो है वो सिटिंग करें, इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ेगी। अब देखिए ना, अगर ब्रैंडन मैककलम ने वहां पे ज्वाइन किया इंग्लैंड को, और उनका कप्तान जो है दोनों ने मिलकर बेसबॉल की बुनियाद रखी, तो वो दोनों इस वजह से कर सके, दोनों ही जारे मजाज हैं और दोनों ही मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी आगे बढ़ने के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट को अपनाना होगा, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने टेस्ट में दिखा भी दिया कि उनमें ये कैपेबिलिटी है, ये स्किल्स हैं कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये एक अच्छी मूव है। मिसबाह उल हक आए हैं, अभी हमें उनको वेलकम करना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। और भी जो लोग आएंगे, जैसे मोहम्मद हफीज के बारे में इतलात आ रही थी, तो अगर मोहम्मद हफीज भी पाकिस्तान
पाकिस्तान के क्रिकेट से आके जुड़ते हैं, यूनुस खान का जैसा बड़ा नाम है, तो फिर इसी तरीके से वसीम अकरम जैसा नाम है, मोइन खान जैसा नाम है, ये जुड़ेंगे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को इससे बड़ा फायदा होगा। अच्छा, एक सवाल और करता चलूं इस मिसबाह के हवाले से कि कहा जा रहा है कि अब जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें भी मिसबाह उल हक नुमाइंदगी करेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन मुझे लग रहा है, क्योंकि मिसबाह जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह की उनकी सोच है, आईसीसी के इवेंट्स में आई थिंक या आईसीसी की कोई मीटिंग्स होंगी उनमें वो अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकते हैं। क्या फिर ज़का अशरफ साहब नहीं जाएंगे या उनके साथ जाके शिरकत करेंगे? इसका फैसला किस तरह होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, आईसीसी की एक हायरार्की जो है उसमें हर चीज के अलग अलग मामलात हैं। आपको ये समझने की जरूरत है, जब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास होता है जिसे हम आईसीसी बोर्ड इजलास कहते हैं, तो उसमें बोर्ड सरबराहान ही होते हैं। उसी दौरान जो आईसीसी सीईओज होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जो उनके मेंबर बोर्ड हैं, उनके सीईओज उसमें शरीक होते हैं। इसी तरीके से जब क्रिकेट कमेटीज की मीटिंग होती हैं तो आपने देखा होगा कि दुनिया के 2 से 3 4 टॉप क्रिकेटर्स जो हैं उनकी एक कमेटी होती है, तो इसमें रोटेशन भी आती है। अब देखना यह है कि रोटेशन में पाकिस्तान का टर्न आ रहा है या पाकिस्तान किस हैसियत से उनको किस कमेटी में इंडक्ट करवाएगा। बोर्ड सरबराह की हैसियत से वहां पे सिर्फ ज़का अशरफ ही जाएंगे और उसी को तरीके से करेंगे क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। मिसबाह उल हक यकीनी तौर पे आईसीसी की किसी कमेटी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, और जब वो नुमाइंदगी करेंगे तो यकीनी तौर पे सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा नहीं होगा, दुनिया क्रिकेट का फायदा होगा। क्योंकि जब कमेटीज में कोई बड़ा क्रिकेटर जाके बैठता है या कोई भी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करता है, तो वो अपने मुल्क का केस नहीं लड़ता, बल्कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को बेहतरी के लिए आगे कैसे लेके जाना है उसका मुकदमा लड़ता है। तो हमें वेलकम भी करना चाहिए मिसबाह उल हक को क्रिकेट बोर्ड में, और साथ ही उन्हें गुड लक कहना चाहिए कि वो एक अच्छी रिस्पांसिबिलिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जवाद, नई सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मिसबाह उल हक से नुमाइंदगी की जाएगी। तो मिसबाह उल हक की नुमाइंदगी को देखते हुए, मतलब मिसबाह उल हक से बैकवर्ड मुशावरत की जाएगी, तो उनकी मुशावरत को देखते हुए क्या आपको लगता है? बहुत सारे नाम चल रहे थे, मोहम्मद हफीज के हवाले से कहा गया, फिर सुना है कि उन्होंने मादत कर दी। यूनुस खान का भी नाम चल रहा है, और यूनुस खान आपको पता है कि वो बड़ा ओहदा अगर उनको मिल गया तो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कप्तान रहे हैं, विनर रहे हैं हम 2009 में उनकी क़यादत में। तो किसकी चॉइस करेंगे मिसबाह उल हक अगर उनसे मुशावरत की गई? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आई बिलीव कि मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज़ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जितना मुझे नॉलेज है, दे गेट अलॉन्ग वेरी वेरी वेल। अगर तो हफीज़ भाई ने इस बात को, मतलब इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, तो दिस इज़ द लेटेस्ट सरप्राइजिंग फॉर मी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त कोई भी आ जाएगा, चाहे वो हफीज़ भाई हों, चाहे वो यूनुस भाई हों, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही आएगा और बेहतरी होगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है हसनैन कि इनको कंसिस्टेंसी के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। प्लीज़, अगर किसी भी अपने क्रिकेटर को लेके आ रहे हैं, वो एक्स क्रिकेटर है, वो लेजेंड है या कोई नॉर्मल क्रिकेटर है, उसको वक्त ज़रूर दें। ऐसा ना करें कि आप उसको लेके आए 2-3 महीने के बाद एक और बंदा आ गया, उसने उसको बाहर कर दिया 3 महीने। अब माई पॉइंट हियर इज़ कि मिसबाह उल हक फॉर मी इज़ पाकिस्तान की क्रिकेट में शायद बहुत ही एक ऐसा कप्तान रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैंस में डिवाइडेड रहा है। फैंस बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है उसके ऊपर। बहुत सारे फैंस को वो पसंद नहीं थे, बहुत सारे फैंस को वो पसंद थे। आई एम एक्चुअली वन ऑफ दोज पीपल जिनको वो पसंद थे, क्योंकि मैं क्रिकेट को जिस नज़रिए से देखता था उसी नज़रिए से मिसबाह उस क्रिकेट को खेलते थे। क्योंकि कभी कभी आपने हमेशा हमने देखने में आता था कि 20-25 पे 3 आउट हो गए, 40 पे 4 आउट हो गए। अब वहाँ पे अगर वो आके टुक टुक नहीं करता तो वो क्या करता? तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर। उसने बहुत सारे मैचेस में पाकिस्तान को रेलेवेंट किया है। तो मेरे ख्याल में पढ़ा लिखा बंदा है मिसबाह, और वो अगर पाकिस्तान बोर्ड में आएगा, अपने आप को वहाँ पे पेश करेगा, अपनी सर्विसेज पेश करेगा, तो आई एम श्योर कि वो आगे जो भी टीम बनाएगा वो क्लिक ज़रूर करेगी। मेड बी मोहम्मद हफीज़, मेड बी यूनुस खान, मेड बी एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर। अगर मिसबाह, मेरे ख्याल में क्रिकेट की नॉलेज भी बहुत है उसको समझ भी, और फिर जैसे शोएब भाई ने कहा कि करंट जो क्रिकेट की जो स्ट्रक्चर है उससे वो वाकिफ़ है, वो खेल के आया, वो उसको पता है कि आज की मॉडर्न क्रिकेट क्या है। तो मेरे ख्याल में वो जिसकी रोल में जिस किसी को भी लेके आएगा वो लोग कनेक्टेडली काम करेंगे, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान टीम के लिए बेहतरी होगी, गिवन द फैक्ट कि आप इन लोगों को टाइम दें। एंड आई रिपीटेडली से प्लीज़ 2-3 महीने नहीं, टाइम का मतलब है कंसिस्टेंटली 1-2 साल का टेन्योर ज़रूर दें लोगों को। अब शोएब भाई, आखिरी सवाल करूंगा इस इशू पे आपसे, और फिर एक और इशू है उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। कुछ कोर्ट कचहरियों के मामलात भी चल रहे हैं पीसीबी में। ये आपने ये तमाम तर दौर जो मिसबाह उल हक का है इसको बड़ा कीनली देखा है, और उस वक्त भी आप बड़े वाइब्रेंट, बड़े एक्टिव स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, आज ही की तरह हेड कोच भी वो रहे, चीफ सिलेक्टर भी रहे। और आपका तजुर्बा क्या कहता है मिसबाह एज ए एडवाइजर किस तरह के जो है ना वो फैसले करेंगे, और किस तरह के लोग आपको बोर्ड में नजर आएंगे अगर मिसबाह जो है वो एक्टिव रहेंगे? तो देखिए, मैं आपको बात कहूँ, मिसबाह का रोल एडवाइजरी का है। मिसबाह ने मशवरा देना है,
हतमी डिसीजन जो है वो चेयरमैन का होगा। कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का होगा। और ज़का अशरफ एक मंजे हुए बिजनेसमैन हैं, मंजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं। माजी में अगर आप उनको देखें, जिस भी फील्ड में वो रहे हैं वहाँ पे उन्होंने सक्सेस हासिल की है। तो अभी वो आए हैं, अभी अपनी इनिंग्स का सही तरह उन्होंने आगाज भी नहीं किया, लेकिन जो फैसले किए हैं फिलहाल वो तमाम फैसले जो हैं वो फ्रूटफुल नजर आ रहे हैं और वो फैसले हैं जिनको आवाम पसंद कर रही है। तो मैं समझता हूँ अभी कुछ भी कमेंट करना कबल वक्त होगा, हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब वक्त होगा, जब चीजें आगे आएंगी तो फिर आप में खुलकर इसको एनालाइज कर सकेंगे। फिलहाल हमें जो है उन्हें गुड लक कहना चाहिए कि एक अच्छी तरह पाकिस्तान टीम बढ़ रही है, टेस्ट में नताइज अच्छे हैं। ए टीम जो है वो इंडिया को शिकस्त देके चैंपियन बनी है। इसी तरीके से और भी जगह देखें तो वहाँ पे गुड न्यूज आ रही है। तो पाकिस्तान को फिलहाल मेरे ख्याल से ज़का अशरफ जो है वो उनके लिए काफी खुशाइन साबित हुए हैं और अल्लाह करे कि आगे भी ऐसे ही फैसले हों जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। ठीक है, शोएब जट साहब और जवाद ज़ारफ साहब से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। वापस आएंगे तो जट साहब से पूछ, अदालत के कुछ फैसले हैं और वो फैसले आ चुके हैं और उसके मुताबिक इलेक्शन भी होने। अब क्या इलेक्शन होंगे या फिर ये मैनेजमेंट कमेटी जो है वो अगले 3-4 महीने के लिए फिर काम करेगी और वर्ल्ड कप के बाद कुछ फैसले होंगे या फिर नई गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ फैसले होंगे, इस तमाम इशू पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब जवाद ज़ारफ साहब हमारे साथ मौजूद है। जट साहब के साथ हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी लाइन उनके साथ ड्रॉप हो चुकी है। अब देखते हैं कि वो वापस हमें ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। जवाद, ये बताइएगा कि सिलेक्टर्स जो है वो अब उनका बनना भी जो है नागुज़ीर हो चुका है। आपको पता है कि हारून रशीद साहब को आते ही फारिग कर दिया गया, फिर और तो सिलेक्टर्स जो है वो मिकी ऑथर थे और वो जो है वो डर्बी शायर से ही टीम सेलेक्ट करके भेजते थे। तो अब क्या समझते हैं सिलेक्टर्स का होना कितना ज़रूरी है आगे? आपको पता है कि 2 बड़े इवेंट्स आ रहे हैं और फिर क्या कुछ मार्केट में खबरें गर्म हैं, किसको लाया जाएगा सिलेक्टर के तौर पे, क्योंकि हफीज़ साहब तो अब टाटा एंड बाय बाय कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल में सिलेक्टर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इवेंट में जाने के लिए। जाहिर सी बात है, देखिए आपकी जो टेस्ट अभी आपके जो दोनों इवेंट्स आ रहे हैं, सॉरी, वो आपके वनडे इवेंट्स हैं। वो आपकी वनडे टीम्स ऑल्दो वो मोर और लेस वो सेटल टीम्स हैं, लेकिन फिर भी चीफ सिलेक्टर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्पेशल मेंशन करते चले कि जिस तरह आपने कहा कि कौन ज़्यादा इस वक्त हाई कंटेंडर लग रहा है, मेरे ख्याल में इस वक्त यूनुस खान साहब के जो है ना वो चांसेस बहुत ब्राइट नज़र आ रहे हैं कि वो चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान बन जाएं। और अगर वो चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा इसलिए होगा क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। हमने प्रॉबेबली उनको उस रिस्पेक्ट के साथ क्रिकेट से एग्जिट नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे, लेकिन उस रिस्पेक्ट के साथ हमने उनकी क्रिकेट देखी भी नहीं है क्योंकि वो अफरीदी का एरा चल रहा था। एग्जैक्टली हमने कभी मोहम्मद यूनुस खान की क्रिकेट समझी ही नहीं, उनकी क्रिकेट को रिस्पेक्ट ही नहीं दी। आई बिलीव ही मॉडर्न डे लेजेंड थे पाकिस्तान क्रिकेट के, एंड आई एम श्योर उनका टीम में उनका इस रोल में आना पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि एट दिस एज इवन अगर आप यूनुस खान को देखें तो ही लुक्स एज फिट एज एनीथिंग। आई एम श्योर कि वो जब वो आएंगे तो वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे और फिर अपना एक्सपीरियंस जो उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है ऑफ प्लेइंग इन सो मेनी कंट्रीज, स्कोरिंग सो मेनी रन्स, वो आके जब अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई अंडरस्टैंड चीफ सिलेक्टर का ये काम नहीं होता कि वो ग्राउंड पर जाके लोगों के साथ ये रोल शेयर करें, बट द पॉइंट इज़ कि जब क्रिकेटर को ये समझ में आएगा कि मुझे सिलेक्ट करने वाला एक लेजेंड क्रिकेटर मॉडर्न डे क्रिकेट का बैठा हुआ है, तो आई एम श्योर कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बेहतरीन नजर आएगी। तो वेरी हाई चांसेस के यूनुस खान साहब जो है वो इस पोस्ट को ले लें। अच्छा, यूनुस खान के हवाले से तो मैंने भी सुना था जवाब कि यूनुस खान आएंगे और बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एक बड़े मुसद्दिका उनके करीबी जराए ने ये बताया कि यूनुस खान को ऑफर भी है सारी चीज़ें, लेकिन यूनुस खान इससे पहले जो है इतना बड़ा कोई उन्होंने ओहदा रखा नहीं है और पीसीबी से थोड़े से दूर रहे हैं। टीवी चैनल्स में आप उनको देख सकते हैं आगे पीछे, और अक्सर औकात जो है वो आउटिंग भी करते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं बाहर। तो क्या समझते हैं कि इन तमाम तर मसरूफियात से, क्योंकि हैं तो चले ठीक है हमने उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं ली, लेकिन मेरा ख्याल है कि करंट जितनी भी लॉट है ही इज़ वन ऑफ द बिग प्लेयर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, और वो मतलब कि दूर रहते हैं इन चीज़ों से। देखिए सर, इसी तरह है ना कि मैंने आपको इससे पहले मेंशन किया ना कि ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड ज़रूर होते हैं, एक दूसरे को जान पहचान, एक दूसरे से सलाम दुआ हेलो हाई इन चीज़ों की इनमें रहते हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। कोई भी इज़्ज़तदार क्रिकेटर या फॉर दैट मैटर कोई भी इज़्ज़तदार शख्स वो ये नहीं चाहेगा कि यार मैं किसी जगह पे जाऊं और वहाँ जाकर जॉब करूं, मेरी हाइप क्रिएट हो जाए, मैं 2 चेंजेस इधर करूं, 2 चेंजेस वहाँ करूं, तीसरे चेंज करने जाऊं तो मुझे पता लगे यार मेरी तो छुट्टी हो गई, मेरी जगह अब कोई और आने वाला है। तो मेरे ख्याल में यूनुस खान इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज़। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज़ जो कि कंप्लीट अथॉरिटी डिमांड करते हैं
एक तो कंप्लीट अथॉरिटी देंगे और दूसरा ये कि आप उनको एक टेन्योर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उनको लाएंगे फिर 2 महीने बाद कहेंगे चलो भाई अगला बंदा आ रहा है आप चले जाएं। तो मेरे ख्याल में इस वजह से भी यूनुस खान थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। अगर यूनुस खान आते हैं बोर्ड की ये पोजीशन अपनी चीफ सेलेक्टर की संभालते हैं तो आई एम श्योर कि उनको बहुत सारी गारंटीज़ के साथ लाया जाएगा, क्योंकि ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज पर्सनैलिटी के जो कि बहुत ज़्यादा खुददारी उनके अंदर नज़र आती है। उनको हमने ओवर द ईयर्स हमने देखा इज़ अ वेरी वेरी इंटेग्रल पर्सन। तो मेरे ख्याल में उनके अंदर ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो और वो अगर वो नहीं आ रहे थे पहले और अब वो अगर वो आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारी गारंटीज़ के साथ उनको लाया जा रहा होगा। और आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस कि पाकिस्तान क्रिकेट अगर उनको लेके आता पीसीबी तो प्लीज़ उनको टाइम दें। आई बिलीव कि वो हम लोगों के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन। क्या आप समझते नहीं है कि ये बहुत लेट कर रहे हैं अब, क्योंकि अब हमें एशिया कप के लिए भी तैयारी करनी है। आपको पता है कि एशिया कप तकरीबन अब महीना दूर रह चुका है। ऑलमोस्ट हम श्रीलंका से आएंगे तो 1 महीना पूरा रह जाएगा, एशिया कप को 1 महीना 1-2 दिन रह जाएंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी है, एशिया कप का स्काउट अनाउंस करना है, स्काउट के बाद उसके पता है आपको कैंप्स लगते हैं, 4-5 दिन का कैंप होगा। फिर स्ट्रेट अवे एशिया कप से जो टीम आएगी उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए फिर हमने ऊपर नीचे प्लेयर करने हैं, कुछ नए सेलेक्ट करने हैं, फिर किसी का वर्ल्ड कप में पूरा निकलेगा। तो इस तमाम तर प्रोसेस को फास्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल फास्ट ट्रैक करना चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज़ के हक में होता हूँ कि जब आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में जा रहे हो और आपका चीफ सिलेक्टर ही नहीं है तो दिस लुक्स एक्चुअली ऑन पेपर भी बहुत बुरा लगता है ये बात कि अगर आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में बड़े इवेंट में जा रहे हो और चीफ सिलेक्टर नहीं है तो दिस लुक्स वेरी बैड। मेरे ख्याल में यूनुस खान को अगर अपॉइंटमेंट है तो उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। जिस तरह आपने भी न्यूज़ दी कि आपका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वो है बिलीव के वो आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यूनुस खान को जल्दी से जल्दी अपॉइंट करना चाहिए। एज़ फार एज आर एशिया कप एंड आर वर्ल्ड कप इज़ कंसर्न, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, मेरे ख्याल में हमारी एशिया कप का भी और वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड मोर और लेस दे आर सेटल्ड। मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग ये है। और अगर जस्ट इन केस यूनुस खान साहब की अपॉइंटमेंट ऑन द टाइम नहीं हो सकती तो जिस एडवाइजरी रोल में इन्होंने मिसबाह हक को लिएगा, आई बिलीव मिसबाह हक विल गिव हिज इनपुट इन दैट रोल एज वेल। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा जो स्क्वाड्स हैं वो मोर और लेस वनडे के लिए भी और एशिया कप के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी सेटल्ड है। तो ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह गॉड फॉरबिडन अगर कोई नहीं आता तो कुछ बहुत बड़ा मैसिव डिसअपॉइंटमेंट। आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि ये बताएं कि जिस तरह मिसबाह आ गए या यूनुस आ गए, आपको पता है कि इनकी दोस्तियां भी हैं बहुत ज्यादा पुराने प्लेयर्स के साथ। अभी तक शोएब मलिक भी जो है वो सुपर फिट नजर आ रहे हैं, वहाब रियाज जो है वो भी कह रहे हैं कि मैं अभी वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार हूं। हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड कप खेले और अक्सर शोएब मलिक के हवाले से तो ये कहा जाता है कि ये अगर टीम से बाहर भी हो तो वर्ल्ड कप में जो है ना इनको लेके आया जाता है, कुछ ना कुछ रीजन बन जाती हैं। क्या इस तरह के डिसीजन आपको नजर आते हैं या मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा? देखिए ऑल ऑनेस्टली बाइसनेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे शोएब मलिक जो ना वो मेरे वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन फॉर मी मेरे ख्याल में द ट्रेन हैज पास्ड। अब टीम में इतना कंपटीशन आ गया है, लड़के अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। देखें आपकी टॉप 3 स्लॉट्स जो हैं इमाम, फ़खर और बाबर ने कवर की हुई हैं। चौथे पे रिजवान है वो कवर्ड है। 5th पे आपके अगर इफ्तिखार आ रहे हैं या 5th पे सलमान आ रहे हैं या 6th पे इफ्तिखार आ रहे हैं, 7th पे आपका शादाब है या नवाज है। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक के लिए अब जगह टीम में बनती नहीं है। ऑल्दो अगैन ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दिस कि मेरे नहीं ख्याल है, मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं वो खेलते हुए भी और ना ही उनकी टीम में जगह बनती है। ठीक, जवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जवाद ज़ैरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा शोब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने शिरकत की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने प्रोग्राम एंजॉय किया, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक और टॉपिक के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।